अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या ज्ञानवापी भी जाने देंगे आप? मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और आज के दिन में उन्हें लोग कहते हैं कि भाजपा का बी है तो सी है तो डी है, तो जो आगे बढ़ता है उसके पीछे लोग लगते हैं। मुसलमान इश्यूज पे, मुसलमानों के इश्यूज पे आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लीडर या ठेकेदार नहीं हो सकते। नेता तो है ही वो, चाहे वो मुस्लिम का हो या एक तरफ नेता नहीं है, बल्कि वो दोनों तरफ का भी नेता है। हमको तो लगता ही नहीं है कि वो किधर से हैं, पता ही नहीं चलता है, समझा? इसलिए हम लोग को उन पर भरोसा नहीं है। बहुत बड़े ढोंगी और फरेबी इंसान है असदुद्दीन ओवैसी। आज की तारीख में देश में चर्चा एक और जहां ज्ञानवापी की हो रही है, तो वहीं हर किसी की जुबान पर औरंगजेब का भी नाम है। ज्ञानवापी और औरंगजेब को लेकर सियासी तवा जमकर गर्म नजर आता है और उसी पर कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर हैदराबाद वाले भाईजान। खलबली कुछ ज्यादा और सवाल यह भी कि क्या ओवैसी कुछ को छोटा जिन्ना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इसी बड़े सवाल के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में जवाब तलाशने की कोशिश की गई। देखिए जरा। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का। नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है। आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत करना है। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मोमिन वो है जो दो बार एक सुराग से नहीं रखा जाता। मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। इसको मानता हूं। नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है इसकी, मुगल जिम्मेदार। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इनके लिए इन दिनों एक कहावत मशहूर है, जहां चुनाव वहां हैदराबादी भाईजान। 2 साल पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें क्या हाथ लग गई, इनकी नजरें देश की तमाम विधानसभाओं पर पड़ गई। पिछले साल पश्चिम बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगाया था, तो 2 महीने पहले तक यूपी की खाक छान रहे थे। चुनाव में हाथ क्या आया ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन अब इनका अगला टारगेट है गुजरात। तभी तो 2 दिन पहले इन्होंने सूरत में एक बड़ा जलसा किया। तकरीर ऐसी कि मानो उनके सिवाय देश के मुसलमानों का कोई मसीहा ही ना बचा। आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत करना है। छोड़ दीजिए उन कांग्रेस पार्टी को जो अनकरीब में कांग्रेस पार्टी भारत से के सफ़े हस्ती से खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और जनता अब तक ये जानती थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कानून और संविधान के बड़े जानकार हैं, लेकिन सूरत की रैली में इन्होंने इतिहास पर ज्ञान देना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में कौन कब आया, कितने साल पहले आया, जुबानी सुना और लगे हाथों बात सम्राट अशोक और पुष्यमित्र की भी छेड़ दी। भारत कैसे बना? 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे।
इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना, मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? जनवरी फरवरी में कर्नाटक का हिजाब विवाद आपको याद होगा। उडुपी के छोटे शहर से उठा ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत के चौखट तक पहुंच गया। विवाद को बवंडर बनाने में ओवैसी साहब के इस बयान ने आग में घी का काम किया था। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। सवाल है कि ओवैसी आखिर किसके लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं? ये समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने देश के अलग अलग हिस्सों के मुसलमानों से इस पर सीधे बात की। डायरेक्ट सवाल था कि क्या ओवैसी देश के मुसलमानों के रहनुमा है? मुंबई की कबीर फातिमा ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर आपको हैरानी होगी। उन्होंने कभी अमन वाली बात ही नहीं की। हमेशा ऐसा लगा कि वो किसी और की तरफ से बात कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, झगड़े की तरफ उनका दिमाग है। बाकी तो उनकी तरफ हमारा कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि हम उनकी बात माने। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? ऐसा लगता है कि मुंबई की फातिमा हैदराबादी भाईजान की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन अब आपको सीधे हम मुंबई से रांची लेकर चलते हैं। यहाँ भी हमने सीधे मुसलमानों से बात की। बातचीत में पता चला कि पड़ोसी राज्य बिहार में ओवैसी ने साल 2020 में जो करिश्मा दिखाया था, उसका असर यहाँ के मुसलमानों पर बरकरार है। भाईजान के फैंस में कमी नहीं थी। बहुत महान आदमी है और बहुत ये करीब हम समझते हैं कि बोलने में बहुत अच्छा है और बोलने में बहुत बोल्ड है। इसी के अंदर एक चीज़ है कि वो तमाम उलमाए अहले सुन्नत हो या उलमाए झारखंड हो या उलमाए हिंदुस्तान हो, तमाम लोग उसके बात पर तायद करते हैं, उनको मानते हैं। वो अपनी बात को संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से रखते हैं। और आज के दिन में उन्हें लोग कहते हैं कि भाजपा का बी है तो सी है तो डी है, तो जो आगे बढ़ता है उसके पीछे लोग लगते हैं। तैयार है कहीं भी इलेक्शन लड़ने का? आप क्या समझ रहे कि मुसलमान गुलाम है आपका? आपके मुसलमान को क्या यरगमाल बना के रखे, होस्टेज बना के रखे क्या आप? मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मदरसे के आधुनिकीकरण की बात करते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों की तरह शिक्षा मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। यही बात बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहते हैं। लेकिन ओवैसी साहब परेशान हैं। आसाम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, इसको मदरसे की फिक्र है। को सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान पर। इन दिनों देश में काशी और मथुरा को लेकर मामला कोर्ट में है।
और इतिहास में जिक्र है कि इन दोनों ही जगहों पर मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई थी। मुगल काल के क्रूर शासक औरंगजेब पर चर्चा हुई तो ओवैसी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए फिर से नफरत भरे भड़काऊ शब्द लिख दिए। ओवैसी ने लिखा, मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। इस पोस्ट के जरिए ओवैसी ने हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत जाहिर की है और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया। ओवैसी ने ठीक वही काम किया है जो आज से 350 साल पहले औरंगजेब ने किया था। बस फर्क इतना है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे और ओवैसी ने मर्यादा की सीमा तोड़ने की कोशिश की। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी की तुलना भस्मासुर से कर दी। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं, नारी की अपमान में वो। और ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।